हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाए। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के लवकुश प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राजधर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों की सुरक्षा का प्रमुख दायित्व राजा पर ही होता है। भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। सामाजिक चेतना के कारण महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार से जुड़े मसले समाचार माध्यमों के जरिए सार्वजनिक बहस का भी विषय बनते रहते हैं। पर यह हकीकत है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति हम उतने संवेदनशील नहीं हो सके हैं जितने होने चाहिए। देश में 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का होना उसी प्रकार है जैसे किसी भी व्यवस्था के अंदर आपको एनर्जी भी चाहिए और आपको अनुभव भी चाहिए। तो परिवार के अंदर बुजुर्ग होते हैं और जवान लोग होते हैं। तो जवान लोगों के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भाग दौड़ करके काम कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी ऊर्जा कहां लगानी चाहिए, ऊर्जा किसी तरीके से व्यर्थ ना जाए, इसके लिए जो बुजुर्ग हैं वो अपने अनुभव से बता सकते हैं कि आप अपना जीवन कितना अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो पुरानी पद्धति थी जिसमें सब लोग एक साथ रहते थे, वो एक सफलतम तरीका था परिवार को चलाने का। वो परिवार सफल भी होते थे और लंबा चलते भी थे, और उनके अंदर आर्थिक व्यवस्था का भी प्रावधान था, साथ में एक जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है वो भी उसमें कार्यान्वित होता था। बहुत एक तरीके से सौभाग्यशाली परिवार वो होते हैं जहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो जीवन के अनुभव है उस अनुभव से हमारे पूरे परिवार को एक डायरेक्शन मिलता है। तो हर परिवार में बुजुर्ग का होना अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद, शुभकामनाएं और इनके मार्गदर्शन, निर्देशन से हम उस परिवार को और आगे बढ़ाते हैं, और उस परिवार से हम फिर समाज की स्थापना करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम जब भी किसी सामाजिक मुद्दे पर या किसी ऐसे मुद्दे पर जहां कुछ ऐसी संकट की स्थिति पैदा होती है, तो हम लोग अपने बुजुर्गों से राय लेते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो हर परिवार में, समाज में बुजुर्गों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और मुझे लगता है कि इनके रोल से ही स्वस्थ समाज बना होता है। और जहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते हैं वहाँ पे सोसाइटी और परिवार जनरली एक गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है, ऐसा देखने को मिला है। जीवन से जुटाया अनुभव और ज्ञान का खजाना बांटकर वरिष्ठ नागरिक न केवल समाज को दिशा दे सकते हैं, बल्कि परिवार के उत्थान और देश के विकास में शक्तिपुंज साबित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस वक्त दुनिया में करीब 60 करोड़ लोगों की उम्र 60 साल या उससे अधिक है, जो 2025 में दोगुनी हो जाएगी और 2050 तक 2 अरब बुजुर्ग होंगे। इनमें अधिकांश बुजुर्ग विश्व के विकासशील देशों में होंगे। हमारे यहाँ 60 साल के नौजवान को, मैं ये शब्द कहूंगा नौजवान को, रिटायर कर देते हैं। 60 साल में व्यक्ति, कोई हो सकता है किसी का स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन आमतौर पे एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल करता है वो अपने जीवन की प्रोडक्टिविटी की चरम सीमा पे होता है, जिस वक्त उससे कहा जाता है कि अब आप घर चले जाइए, उसको रिटायर कर देते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर उस 60 साल के व्यक्ति को रिटायर करने से पहले उससे पूछा जाए क्या आप काम करना चाहते हैं, एक ऑप्शन दिया जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको इतना अनुभव है वो आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी गवर्नेंस के लिए, अगर वो गवर्नमेंट में है, बहुत उम्दा काम कर सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर हम विशेषज्ञों की बात को माने तो तेजी से बदलती दुनिया में बुजुर्गों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वे अपने अनुभव और ज्ञान की पूंजी बांटकर परिवारों को अधिक जिम्मेदार बना सकते हैं। इस वक्त भी समाज में बुजुर्ग व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे अफ्रीका में लाखों युवा एड्स के मरीज हैं और घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देशों में इस वक्त
करीब 1.4 करोड़ बच्चों की देखभाल उनके दादा दादी कर रहे हैं। आज भारत सबसे युवा देश है, लेकिन आने वाले 25 वर्षों बाद यहाँ वरिष्ठ नागरिकों की तादाद दुनिया में सबसे अधिक होगी। संविधान के 41वें अनुच्छेद में व्यवस्था है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार उनके सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा के कारगर कदम उठाएगी। बदलते राष्ट्रीय और सामाजिक परिवेश में यह जरूरी हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें समुचित कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। अकेले रहने वाले बुजुर्ग अमूमन अपराधियों, असामाजिक तत्वों और घरेलू नौकरों की हिंसा के शिकार होते रहते हैं। उनकी अचल चल संपत्ति को हड़पने के फिराक में सगे संबंधियों और रिश्तेदार ही नहीं, किराएदार और आपराधिक तत्व भी रहते हैं। बढ़ती उम्र के कारण वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति की देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। जीवन की सांध्य वेला से गुजर रहे व्यक्ति में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का हौसला नहीं होता। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक जीवन की ढलती शाम में अपनों का साथ और सहयोग चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अकेलेपन और अपमान का दंश भी मिल रहा है। गैर सरकारी संस्था हेल्प एज इंडिया द्वारा 8 राज्यों के 12 शहरों में करवाए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि बीते साल के मुकाबले भारत में इस साल 50% बुजुर्ग अत्याचार का शिकार हुए। पिछले साल यह संख्या 23% थी। इस आंकड़े की माने तो 61% दामाद और 59% बेटे बुजुर्गों पर जुल्म ढाते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि उम्र दराज लोगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार में महिला और पुरुषों के आंकड़े अलग अलग हैं। जहां 48% बुजुर्ग पुरुष अपनों के अत्याचार का शिकार होते हैं, वहीं बुजुर्ग महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 52% है। देश और समाज को गढ़ने में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति परिवार, समाज और सरकार की उदासीनता आज के दौर का कड़वा सच है। इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि बुजुर्गों पर अत्याचार के मामले में 41% गाली गलौज और 33% अपमानित करने की घटनाएं शामिल हैं। अपनों से मिलने वाला ऐसा रूखा और असंवेदनशील व्यवहार वृद्धजनों को कई मानसिक बीमारियों का भी शिकार बना रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में उम्र दराज लोगों को मारने पीटने और घर से निकाल देने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में जिस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही है, वह है 80 या उससे ऊपर का आयु वर्ग। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक एशिया में रहने वाले हर 4 में से 1 नागरिक 60 साल का होगा। हमें लगता है कि यहाँ पर हमारे देश में एक पूरा अलग मंत्रालय चाहिए जो है बुजुर्गों की जो जीवन में समस्याएं उसको एड्रेस कर सके। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये जिनको हम बुजुर्ग कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जो यंग जनरेशन है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी यंगेस्ट पॉपुलेशन है और इसीलिए हम दुनिया की सबसे बड़े पोटेंशियल हैं। दुनिया में लीड करने के लिए आज सबसे बड़ा पोटेंशियल अगर किसी के पास है, चाइना भी नहीं है। चाइना के पास ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मैं ये कहूंगा कि इस बात के साथ साथ दूसरी बात पे भी तवज्जो दें कि हमारे पास जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है, अगर इसको गाइड करने के लिए हम अपनी जो ओल्डर जनरेशन है उसको इग्नोर ना करें। शहर में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर दिल्ली की अदालत ने चिंता व्यक्त की है। अपने एक फैसले के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने कहा, इस मामले में पीड़ित अपराधियों के आसान शिकार थे। मृतक की उम्र 75 साल थी
और उनकी पत्नी कमर के नीचे पक्षाघात का शिकार थीं और पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के आश्रय पर थीं। न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे यही पता चलता है कि अपराधियों को कानून का भय नहीं था। आइए एक नजर डालते हैं 2010 से 2012 तक के एक आंकड़े पर। साल 2010 जुर्म 4067, साल 2011 जुर्म 4766, साल 2012 जुर्म 4508। सामाजिक विघटन के इस दौर में उम्रदराज लोगों को सम्मान और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार मिले, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस विषय पर कई बार कहा है कि समय के साथ दुनिया भर में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ता जाएगा, इसलिए सरकारों को जीवन यापन, काम और परस्पर देखभाल के संबंध में नए विकल्पों और उपायों पर गौर करना होगा। भारत में भी बुजुर्गों के लिए औपचारिक पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का योजनागत रूप से विस्तार किया जाना जरूरी है। कार्यक्रम विशेष के जरिए हमने दिल्ली में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के बारे में जानने की कोशिश की। उनसे हमने यह समझने की कोशिश की कि वो किस तरह की परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं और सरकार, पुलिस का नजरिया किस तरह का है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई देश के प्रतिष्ठित चित्रकार वेद नायर और गोगी सरोज पाल जी से। ईस्ट ऑफ कैलाश के मकान संख्या B180 में रहते हैं दोनों पति पत्नी। बीमारी की वजह से दोनों ने अपना वह घर छोड़कर 2006 में ईस्ट ऑफ कैलाश में आ गए। साल 2009 में इसी अपार्टमेंट में एडवोकेट मोहित चौधरी 3rd फ्लोर को खरीदा। 11 दिसंबर 2009 को बिना किसी अनुमति के इन्होंने छत पर निर्माण कार्य शुरू किया और इसकी शिकायत वेद ने पुलिस से की। इसी जुर्म में उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। मेरे पड़ोसी मिस्टर मोहित चौधरी एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिसिंग लॉयर है। उन्होंने 3rd फ्लोर का अपार्टमेंट और आधी छत मिस्टर अनिल खेड़ा से खरीदी थी, लेकिन उन्होंने अपने जो परचेज डीड के लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें लिख लिया कि पूरी छत मेरी है। और वो जो मिस्टर मोहित चौधरी हैं वो एक प्रॉपर्टी ग्रैबर हैं जो ये प्लान लोकेट करते हैं कि सीनियर सिटीजन कहाँ रह रहे हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टी ग्रैब करने की प्रोग्राम बनाते हैं। जब वो यहाँ रहने आ गए फिर उन्होंने मुझे आके गाली देनी शुरू कर दी। मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती से घुस जाते थे। एक दिन पुलिस वाला बैठा था तब भी घुसे और ये करना। फिर उन्होंने 11/11/2009 को लेबरर को एंगेज किया और बगैर किसी कोर्ट के नोटिस के लिए हुए मेरा जो सर्वेंट क्वार्टर था उसको तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे उसका पता लग गया और मैंने एसीपी लाजपत नगर को टेलीफोन किया। उन्होंने अमर कॉलोनी के 3 पुलिस अफसर भेजे और मिस्टर मोहित चौधरी और इनकी वाइफ पूजा चौधरी को उन्होंने रंगों हाथ तोड़वाते हुए पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। उनके ऊपर अरेस्ट हुए और उनके ऊपर पुलिस ने मुकदमा चलाया ट्रेसपास का और यानी नाजायज़ तोड़ने का। उसके बाद पुलिस ने और जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया कि इन्होंने अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको करप्ट किया हुआ है और उसके बिना पे इन्होंने इनके ऊपर 420 और ऐसे मुकदमे भी दायर कर दिए। क्योंकि ये वकील हैं और यानी ये
किसी तरह से पुलिस में और जस्टिस सिस्टम में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और मैं एक बूढ़ा आदमी 82 साल का, हार्ट का, सांस का, आंख का मरीज हूँ, यानी ये इन्फ्लुएंस करके उसको जो मुकदमा इनके ऊपर है वो एक कदम भी अभी तक 6 साल से आगे नहीं बढ़ा। पुलिस में जहाँ तक इनसेंसिटिविटी का सवाल है, असंवेदनशीलता का सवाल है, हमारे लोग असंवेदनशील रहे हैं, इसमें मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह सकता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पहले समाज में बुजुर्गों की ये हालत नहीं थी। जैसे जैसे बुजुर्ग पे अटैक होने शुरू हुए हैं, बुजुर्ग लोगों की हालत हमारे समाज में थोड़ी सी खराब होनी शुरू हुई है, तो उसी हिसाब से पुलिस में भी सेंसिटिविटी आनी शुरू हुई है। अब हम लोगों ने भी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अभी हाल में ही एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। संभवतः हम लोग ऑपरेशन आसरा के रूप में हम लोगों ने एक प्लान किया है, अभी आने वाले दिन में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमारा केवल और केवल इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम अपने बीट कांस्टेबल, हल्का प्रभारी, जो हमारे लोग घर घर से जुड़े होते हैं, पुलिस महकमे के जो लोग, हमारे बीट कांस्टेबल्स मेनली और हल्का प्रभारी, इन सब लोगों को हम लोगों ने इस कहा है कि आप अपने क्षेत्र के जितने ऐसे बुजुर्ग हैं, हर घर में जाकर के इनकी एक लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट हम लोगों को दें। फिर उसके बाद जो लोकल NGOs वगैरह हैं या हेल्पेज के जो हमारे ब्रांचेज वगैरह हैं या बाकी ऐसे लोग जो ऐसे बुजुर्गों की सेवा करने में तत्पर होते हैं, रोटरी क्लब्स वगैरह हैं, काफ़ी ऐसे क्लब्स हैं जो हमें ऐसे लोगों को अगर हम चिन्हित करके उनके बारे में उन लोगों से शेयर करें तो उनके तरफ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। मोहित चौधरी ने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वेद पर 4 केस दर्ज कराए। इसमें से एक केस बिजनौर में दर्ज कराया गया। आज इस केस के 6 साल होने को हैं। उम्र के जिस पड़ाव में इन्हें आराम की जरूरत है, ये कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। वेद और उनकी पत्नी गोगी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। न्याय का, जस्टिस का एक ह्यूमन चेहरा होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वो नहीं हमें दिख रहा कि जस्टिस सिस्टम में वो ह्यूमन चेहरा कहाँ है। हमें ये मालूम है जो झूठ बोल सकता है, जो बढ़िया झूठ बोलता है और लगातार झूठ बोलता है, और जिसके पास लॉ की डिग्री है, जो उसको क्वालिफाइड कर देता है झूठ बोलने के लिए, वो उसकी जय जय होती है। जब इतना मदद करता है उस गुंडे की कि वो और उसको ये संतोष दे और वो दे, कॉन्फिडेंस दे कि तू जाति करता रहे। जो 50 साल में, 40 साल में जस्टिस मिलता है किसी आदमी को जिंदगी निकालने के बाद, इसका मतलब है हमें तो मर जाना ही है, तब तक वही आदमी फलेगा। तो हम तैयार हो जाए उसको हैंड ओवर करने के लिए। हमारा जस्टिस सिस्टम हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि तैयार हो जाओ, हैंड ओवर कर दो, भाग जाओ, अपने हकों के लिए मत लड़ो, क्योंकि तुम्हें न्याय नहीं मिल सकता। न्याय मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तुम्हारी उम्र में नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे मर के कुछ सालों के बाद। ये कॉन्फिडेंस मिलता है हमें अपने जस्टिस सिस्टम से। डिमांड मत करो, मार खाओ, शिकायत मत करो। देश मेरा भी है ना, मुझे भी हक है उन सब चीजों का। मैं ईमानदारी से टैक्स देती हूँ, मुझे हक है कि मैं अपने देश के से वो मांगू और वो ईमानदारी से दूं जो देश को चाहिए। और देश को जो एक आम आदमी, एक बूढ़े आदमी को देना चाहिए, वो देश को देना चाहिए। जस्टिस नहीं मिला। सिर्फ एक ठीक हुआ कि एक जज ने ये कह दिया कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। ये समझ लीजिए एक चीज जो है वो मुझे समझ लिए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रोटेक्शन मिली नहीं। अगर हम वेद की बात को सच माने तो ये पूरी पटकथा के मूल में वेद का घर है, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। इन लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है, जिससे कि ये लोग यहाँ से घर छोड़कर चले जाएं या फिर मनमाफिक कीमत जो मोहित उन्हें दे रहा है उसे लेकर इस पूरे पटकथा पर पर्दा डालकर खत्म किया जाए। लेकिन गोगी और वेद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि आखिर मैं कहां जाऊं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों जाऊं। वेद ने इस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखा। प्रधानमंत्री कार्यालय से वेद को लिखित जवाब भी आया कि
कि देश में कुछ कानूनी बदलाव की बात चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। पुलिस प्रोटेक्शन का जो था उनके पास भेजा, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, यानी पुलिस वालों को। यहाँ तक समझ लीजिए कि उन्होंने उनकी हो, लेकिन और ये भी नहीं आप कह सकते कि वो एक ऐसे केस को लेके उसके ऊपर पूरी जब तक होना हो, उन्होंने अपना फर्ज जरूर निभाया। इसी तरह से जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा तो उन्होंने भी यानी अपना फर्ज निभाया और वापस मुझे रिस्पॉन्ड किया कि जो है जस्टिस सिस्टम में ये जो क्रिमिनलिटी है उसको किसी तरह से दूर होना चाहिए। देखिए, आज की सरकार का मतलब मैं 2014 की सरकार नहीं, इस देश की सरकार 47 से की बात है। मैं तब होश में इतनी नहीं थी, मैं बहुत छोटी बच्चा थी, लेकिन जब से मैं जानती हूँ मैंने लगातार ये देखा है। सपने तो हमको आजादी के संग बहुत सारे मिले, लेकिन सपने टूटने का क्रम चलता रहा लगातार। आप जस्टिफाई करते रहे कि थोड़े दिन के बाद सुधार हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद, लेकिन अब इंतहा हो गई है सपने टूटने की, एक इंतहा। उसके बाद जब सामाजिक इतना ज्यादा लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं तो लोगों का सिस्टम से विश्वास हट जाता है, तब सोसाइटी करप्ट होने लगती है, सोसाइटी अपने तरीके से न्याय करने लगती है, सोसाइटी ब्रेक डाउन होता है। ऐसी हालत आ गई है। ये करप्शन कोई अचानक करप्शन नहीं है, ये करप्शन लगातार पनपती रही है। हमें ये बताया गया है कि जो आपका हक है वो आपको नहीं मिलेगा, कुछ मेज के नीचे से दीजिए तब मिलेगा। जो अगर आप नहीं दे पाते और आपको नहीं देना आता तो आप सफर करते। कोई हमने करप्शन नहीं की, हमने किसी को परेशान नहीं किया, हमने किसी का हक नहीं मारा, लेकिन हमारा मानेदार और जस्टिफाइड होता जाता। वो कहता है हाँ जी मिल जाएगा आपको न्याय, मिल जाएगा। कब? हमारे यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं है न्याय के बारे में, ये हम लगातार देखते हैं। लेकिन जहां इनको करना होता है ये फट से एक दिन में 2 घंटों में भी बात हो जाती है। सूट करता है कि कौन कर रहा है, किसके लिए हो रहा है। कोर्टों में ज्यादातर मुकदमे बुजुर्गों के प्रॉपर्टीज के लिए अपने ही परिवार के लोगों के साथ में है, लेकिन कोर्ट में डायरेक्शंस हैं और इस पे काम भी होता है। लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं कि अभी इसमें कोर्ट्स को थोड़ी और अटेंशन देनी पड़ेगी और देखना यह पड़ेगा कि जो बुजुर्ग लिटिगेंट्स हैं, जिनकी एज हो गई है और जिनका लगता है कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उनको जो है समय पे न्याय मिल सके। मुख्य कारण यही है कि असुरक्षित हैं, अस्वस्थ रहते हैं, वीक होते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं। वृद्धावस्था में हर लोग वीक होता है, तो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और कुछ मामलों में हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर इनके पास कोई प्रॉपर्टी है और इनके पास अगर कोई कहीं बैंक बैलेंस है या इस तरह की कुछ चीज़ है, तो ये भी एक कारण बनता है। कभी कभी तो ऐसे घिनौने कृत्य हम लोग के सामने आए हैं जहाँ पे परिवार के लोग ही मिलकर के ऐसे लोगों को एलिमिनेट करा देना चाहते हैं, ताकि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उनको मिल जाए। बहुत ही दुखद स्थिति है, ऐसी घटनाएं हम लोग के सामने आई हैं। लेकिन मुख्य जो कारण है वो यही है कि ये जितने हमारे बुजुर्ग हैं वो फिजिकली वीक हो जाते हैं और उनको अटैक करना, उनके तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं। तो ये मुख्य कारण है उनका फिजिकली वीक होना, अकेले रहना, और जहाँ रहते हैं वो मूवमेंट तो निकलते तो हैं ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने कमरों को बंद करके रखेंगे, तो ऐसे समय पे अटैक्स होते हैं इनके ऊपर। आए दिन हर रोज कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं आसानी से देखी और पढ़ी जा सकती हैं, जिसमें वरिष्ठ लोगों के साथ होने वाले अत्याचार और हमले की घटनाएं आती रहती हैं। बिल्कुल सजा है। यानी आप सोचिए कि हम 6 साल से अपना काम नहीं कर पा रहे, और क्या है कि यानी वो वकील जो है वो झूठ ऐसे बोलता है कि जैसे ना एक यानी वकालत का मतलब ही झूठ बोलना। यानी आप यानी मतलब मैंने जो आपको बताया कि समझ लो कि वो आदमी यानी मुझे बाहर आते जाते देख सकता है
कि मैं कहीं कभी सिगरेट पी रहा हूँ या मैं कुछ यानी कोई शराब पी रहा हूँ, जब ये आदमी देखने के बगैर ये कहे और ये झूठ बोले कि मेरे भाई की शादी थी, बाहर पेशाब करता था, तो ये यानी इमेजिन ही नहीं हो सकता कि एक वकील जो है वो यानी प्रॉपर्टी ग्रैब के लिए क्या क्या नहीं करता, और एक बूढ़े आदमियों की जो है प्रोफेशनल है उनकी जिंदगी तबाह करके रख देता। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक परिवार में वृद्ध व्यक्ति की क्या महत्ता है, जो हमें अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जो हमें अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जो अपने दुखों का परिवार पर साया भी नहीं पड़ने देते। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने पथ प्रदर्शक को उनके बुढ़ापे के समय लाठी बनकर उनके साथ चलें? आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब उनकी अवस्था जवाब देने लगती है तो हम भी उन्हें दो टूक जवाब दे देते हैं?